Good morning, children, and welcome back in your history class. And I hope, children, that you all are fit, fine, happy at home. And I also hope that you all are watching video also. मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे. So, children, as you know that we have started the chapter from your history section, that is the French Revolution. हमने आपका इतिहास सेक्शन से चैप्टर लिया था जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में शुरू हुई थी. तो हमने पिछले 3 लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने जो है ये सेक्शन हमने पढ़ा. इस चैप्टर के बारे में हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट 3 पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. So children, in this lecture also, in today's lecture, we will continue this chapter and हम इस जो है आज के सेक्शन में, आज के सेशन में, आज के लेक्चर में बच्चों इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे. फ्रांसीसी क्रांति को ही हम पढ़ेंगे आगे के शीर्षक के बारे में. वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द, और आपका नेक्स्ट टॉपिक है एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट इज़ सोशल कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. आपका जो अगला टॉपिक है वो है आपका फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण, यानी हम फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारणों के बारे में आगे पढ़ेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, बिफोर स्टार्टिंग द further topic of this chapter, French Revolution, let's have a quick revision of some important points of those section whatever we have discussed earlier in the lecture. हमने प्रीवियस लेक्चर में जो भी टॉपिक पढ़ा था बच्चों, उसको एक बार हम पॉइंट्स में एक बार जो है वो एक रिवीजन कर लेते हैं, एक रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको आगे जो भी शीर्षक आप पढ़े उसमें इट विल हेल्प यू. ये रिवीजन जो है वो आपको हेल्प करेगा. So as you know that we have completed the political causes of the French Revolution in previous lecture. We have discussed it. हमने जो है वो राजनीतिक यानी फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारणों के बारे में जो है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. तो लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. यानी फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारणों को हम एक बार पॉइंट्स में जो है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. And start the day with a positive thought and start the day by remembering God and a prayer for all the humanity, for the whole world. यानी हम जो है वो दिन की शुरुआत ईश्वर को याद करते हुए शुरू करेंगे बच्चों. And have a beautiful smile on your face. So let's start the lecture. So children, let's have a quick revision of the important points of political causes, whatever we have discussed earlier in previous lecture. यानी हमने अब पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में जो हमने राजनीतिक कारणों के बारे में डिस्कशन किया था, उसके बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा हम पॉइंट्स में उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो देयर आर मेनी पॉलिटिकल कॉजेज एंड द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड. यानी फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण निम्न प्रकार है, इस तरीके से थे. First one is autocratic monarchy, that is निरंकुश राजशाही. Second one is luxury of palace, that is राज दरबार की विलासिता. And third one is weak judicial management, यानी न्याय व्यवस्था की दुर्बलता. And the fourth cause is the administrative system faulty and corrupted, यानी प्रशासनिक भ्रष्टाचार. And fifth was सेल्फ सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अति केंद्रीय प्रशासन. एंड सिक्स्थ इज लैक ऑफ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस, मीन्स कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव. एंड द लास्ट कॉज इज इनएफिशिएंट वीक किंग, दैट इज द लुई 16. इनएफिशिएंट वीक किंग यानी अप्रभावी कमज़ोर राजा. तो ये आपके जो है पॉलिटिकल कॉजेज थे, यानी राजनीतिक कारण थे बच्चों, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. Now in today's lecture we will continue this chapter only and we will discuss about the social causes of the French Revolution. यानी आज के लेक्चर में हम फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारणों के बारे में पढ़ेंगे. तो let's start the social causes of the French Revolution, यानी फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारणों के बारे में हम आज पढ़ते हैं. Now children, the social causes, or you can say that social causes of the फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण क्या क्या थे, आइए उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं.
सो यहाँ पे क्या था बच्चों कि द सोशल कंडीशन ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी वॉज वेरी मिजरेबल, यानी 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस की जो सामाजिक स्थिति थी वो बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही दुखी थी। एंड द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, यानी कह सकते हैं कि फ्रांस का समाज वर्ग जो था वो विभाजित था तथा प्रत्येक वर्ग की स्थिति जो थी वो दूसरे वर्ग से अलग थी, यानी भिन्न थी। इस प्रकार समाज, फ्रांसीसी समाज जो था बच्चों वो 3 वर्गों या अथवा हम कह सकते हैं कि 3 स्टेट्स में विभक्त था, यानी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था, यानी बटा हुआ था, जिनमें प्रत्येक वर्ग के उपवर्ग भी थे, यानी प्रत्येक क्लास का जो था एक और उप क्लासेस भी था, उसके जो उपवर्ग भी थे। अब इनमें से पहला जो आपका वर्ग था वो पादरियों का था, और दूसरा वर्ग कुलीनों का था, और तीसरे वर्ग में समाज के अन्य सभी लोग आते थे। यानी तीसरे वर्ग में हम कह सकते हैं बच्चों जिसमें जिसमें पढ़े लिखे लोग भी थे, मिडिल क्लास भी था, मध्यम वर्ग था जो शहर में रहते थे और वो पढ़े लिखे लोग थे। इस तीसरे स्टेट में सरकारी कर्मचारी थे, लेखक थे, चिकित्सक थे, व्यापारी थे, पूंजीपति थे, ये सब भी आते थे। और इस तीसरे वर्ग में बच्चों किसान भी आते थे, वर्कर्स भी आते थे, क्राफ्ट जो ये आपके कलाकार भी थे, या अन्य जो निचले वर्ग थे वो सभी इस स्टेट या इस वर्ग में आते थे। It means that the social, you can say that the structure of the French society was divided into 3 states, and the clergy came under the first state and the nobility under the second state, or businessmen, merchants, court official, lawyers, peasants, artisans, small peasants, landlords, laborers and servants all came under the third state. So it is worth mentioning that within the third state some were rich whereas the others were poor. यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि जो थर्ड स्टेट है बच्चों उसमें जो वर्ग थे वो भी, उनमें भी एक डिवीज़न था कि कुछ रिच थे तो कुछ पुअर थे। रिच मीन्स कह सकते हैं कि कुछ रिच पीजेंट्स भी थे, लॉयर्स थे, या हम ये भी कह जो लॉयर्स थे, या उसमें आपके लेखक थे, व्यापारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, और बहुत सारे पूंजीपति थे जो ये रिच थे। और पुअर यानी गरीब या निर्धन वर्ग जो था वो था आपका किसानों का, कृषकों का यानी किसानों का, मजदूरों का, या अन्य जो निचले वर्ग के लोग थे उनका। तो ये आपका जो फ्रांसीसी समाज था वो इस तरीके के 3 वर्गों में डिवाइडेड था, यानी द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। So you can see on your screen the 3 classes like this. The first state clergy यानी पादरी, यानी पहला जो स्टेट था, वर्ग था, वो पादरी वर्ग था। सेकंड स्टेट यानी दूसरा वर्ग था वो नोबल्स का था, यानी रईसों का था, जो रईस थे जो पैलेस और लग्जरी या विलासता में रहते थे, राजा के रिलेटिव्स जो थे या राज दरबारी जो थे। थर्ड स्टेट बच्चों जो था आपका वो कॉमन पर्सन था, यानी जो तीसरा वर्ग था वो साधारण वर्ग था जिसमें आम व्यक्ति आते थे, और इसमें बहुत सारे लोग आते थे जैसा कि अभी हमने आपको बताया। नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेट दैट इज़ द क्लर्गी, यानी हम पहले वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, वो आपका पादरी वर्ग। नाउ द क्लर्गी क्लास वॉज सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, द हायर क्लर्गी एंड द लोअर क्लर्गी। यानी फ्रांस में चर्च की जो बहुत प्रभावशील भूमिका थी, यानी फ्रांस में जो चर्च का रोल था बच्चों वो बहुत ही इफ़ेक्टिव था, एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ चर्च वाज इन फ्रेंच सोसाइटी वाज वेरी इफ़ेक्टिव, वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल, एंड तो इसीलिए पादरियों का यहाँ बहुत बड़ा प्रभाव था, यहाँ पे व्यापक प्रभाव जो है वो देखा गया। यानी द क्लर्गी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रेंच सोसाइटी। ये फ्रांस की सर्वोच्च, शक्तिशाली और कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अधिकारों का प्राप्त करने वाला वर्ग था, तथा इस वर्ग को बहुत सारे अधिकार जो है वो प्राप्त थे। अब पादरी भी जो है वो 2 उपवर्गों में बटे हुए थे। व्हाट इट मीन्स दैट कि द
church played a very important role, very influential role in the French society, and therefore the clergy also played a very important and effective role in French society. And this class, the clergy class, was the superior, powerful, and higher class of the French society, and they enjoyed many types of rights. And this clergy class was subdivided into two groups, that is the higher clergy and the lower clergy. यानी जो ये पादरी का ये पादरी जो ये वर्ग था, क्लास था बच्चों, वो दो समूहों में बटा हुआ था. पहला आपका है उच्च पादरी और निचले पादरी, यानी हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि बड़े पादरी, तथा दूसरा आपका है साधारण पादरी. नाउ अब ये हम कह सकते हैं कि आपको ये कह सकते हैं कि बड़े पादरी जो थे बच्चों, नाउ द हायर क्लर्गी ऑक्यूपाइड द टॉप पोजीशन इन द सोसाइटी. यानी जो उच्च पादरी होते थे, जो बड़े पादरी होते थे बच्चों, वो समाज में सबसे ऊंचा स्थान उनको प्राप्त था. एंड दे मैनेज द चर्चेज, मोनेस्ट्रीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ फ्रांस. यानी ये जो बड़े पादरी होते थे, वो फ्रांस के चर्चों, मठों और सारे शैक्षणिक संस्थानों में वो उनका कंट्रोल था, उनका नियंत्रण था. एंड दे डिड नॉट पे एनी टाइप ऑफ टैक्सेस टू द मोनार्क. यानी वो राजा को कोई भी कर वो नहीं देते थे. कहने का मतलब ये बच्चों है कि ये जो बड़े पादरी थे वो संख्या में कम थे. यानी द हायर क्लर्गी वॉज लेस इन पॉपुलेशन, परंतु उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी. बट दे इंजॉयड लॉट ऑफ प्रॉपर्टी. एंड फ्रांस का जो सबसे बड़ा भूमि का जो सबसे बड़ा भाग था बच्चों, उसका नियंत्रण और मठों और अन्य संपत्ति, मठों की जो संपत्ति होती थी, जो मोनेस्ट्रीज़ की जो प्रॉपर्टी होती थी, मठों की संपत्ति, उसका नियंत्रण इस उच्च पादरी वर्ग के हाथों में था. और इनके पास आलीशान महल और हीरे जवाहरात भी थे, और इन्हें राज्य को कोई कर भी नहीं देना पड़ता था, बल्कि ये जो पादरी होते थे इनको ही कुछ विशेष प्रकार के कर वसूलते थे. यानी इट मीन्स दैट कि द पॉपुलेशन ऑफ द हायर क्लर्गी वॉज लेस इन नंबर, बट दे इंजॉयड लॉट ऑफ प्रॉपर्टी एंड वेल्थ, and they had control over the monasteries and churches and other properties of the church. Or they had luxurious palace, and they enjoyed luxurious life, and they had lot of wealth also. Or they did not pay any type of taxes to the monarch, but they received a type of tax from the third state, from the lower classes of the third state. That tax is known as tithe. यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये पादरी जो थे, ये पादरी ही कुछ विशेष प्रकार के कर वसूलते थे, और इनमें वो जो कर था वो किसानों से वो वसूला जाने, और वो जो कर वसूलते थे वो एक तरह का कर जो है वो किसानों से वसूलते थे, जिसको हम धार्मिक कर कहते हैं, और उसको कहते हैं टाइथ. टाइथ एक धार्मिक कर था बच्चों, जो कि बड़े पादरी, उच्च वर्ग के पादरी जो थे वो किसानों से वसूलते थे, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कर था. इट मीन्स दैट टाइथ्स वे द टैक्सेस imposed by the church, by the higher clergy, and it was 1/10 of the agricultural produce. यानी यह बड़े पादरी यानी चर्च द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर था जो किसानों से वसूला जाता था, और ये उनके कृषि का 1/10 हिस्सा जो है वो अपने कृषि का जो है वो किसान जो है वो खेती का लगान के तौर पे टाइथ यानी धार्मिक कर के तौर पे चर्च को देते थे. सो चिल्ड्रन, जो ये बड़े पादरी, इनका जीवन भोग विलास में बीतता था. आध्यात्मिकता से ये बहुत ही दूर थे, यानी डिविनिटी के बारे में इनको बहुत ध्यान नहीं देते थे, या रिलीजियस प्रीचिंग्स के बारे में या धार्मिक उपदेशों के बारे में ये बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे. और दूसरी ओर जो थे बच्चों वो आपका था लोअर क्लर्गी. सो चिल्ड्रन, जो हायर क्लर्गी थे, जो उच्च पादरी वर्ग थे बच्चों, दे एक्सप्लॉइटेड द कॉमन पीपल इन वेरियस वेज.
यानी उन्होंने आम लोगों को विभिन्न तरीक़ों से शोषण किया। किसने? हायर क्लर्की ने, यानी उच्च पादरी वर्ग जो थे। और जो हायर क्लर्की लिव्ड इन द मिड्स ऑफ द कह सकते हैं कि स्प्लेंडेड लग्जरी एंड एक्स्ट्रा वैगन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो उच्च पादरी थे वो घृणित विलासिता यानी बहुत भोग विलास में और असाधारण के बीच में रहते थे। यानी घृणित विलासिता कहने से मतलब है कि वो आध्यात्मिकता से बिल्कुल दूर थे, कोई रिलीजियस प्रीचिंग से बहुत दूर थे, और वो जो है भोग विलास में ज़्यादा रहते थे। एंड द नेक्स्ट क्लास ऑफ फर्स्ट स्टेट इज़ यानी द क्लर्की वर्ग, पादरी वर्ग में आपका था लोअर क्लर्की, यानी आप इसको कह सकते हैं हम कि साधारण पादरी वर्ग या निचले पादरी वर्ग। सो द लोअर क्लर्की सर्व द पीपल इन ट्रू सेंस, यानी हम कह सकते हैं निचले जो पादरी थे बच्चों, वो सही माने में लोगों की सेवा करते थे। एंड दे ऑल्सो लिव्ड अ वेरी मिजरेबल लाइफ, ये एक बहुत ही दयनीय और दुखी जीवन भी ये जीते थे। एंड जो ये जो वर्ग था, जो साधारण पादरी वर्ग था, जो निचला पादरी वर्ग था, वो संख्या में बड़े थे, लेकिन ये कष्टमय जीवन जो है वो व्यतीत करते थे, और उनकी स्थिति जो थी वो अत्यंत दुखी थी, दयनीय थी। इन्हें किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं मिलता था और ना ही इन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त था। यानी द कंडीशन ऑफ द लोअर क्लर्की वॉज वेरी वर्स एंड दे सर्व द पीपल इन ट्रू सेंस एंड दे वेर मोर इन नंबर, दे वेर मोर इन population. Although they were more in population, but they lived a very miserable life, and their life was in suffering, and also they were not getting any special honor, or you can say that they were not getting any respect or honor in the French society along with the higher clergy, like higher clergy. And also they did not enjoy any special type of rights like the higher clergy. So they lived a very miserable life, their life was in suffering, but this lower clergy class served the people in true sense. ये इनको तो कोई विशेषाधिकार प्राप्त था नहीं, इस निचले वर्ग के पादरी वर्ग को, लेकिन ये सही माने में लोगों की सेवा करते थे, क्योंकि इनका अपना ही जीवन बहुत कष्टमय जीवन था, इसलिए ये लोगों के कष्टों को समझते थे, तो इसलिए ये सही मानों में लोगों की सेवा करते थे, और पादरी होने का ये पूरा जो है वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उत्तरदायित्व जो है वो ये निभाते थे। एंड they did not have any right along with the higher clergy in the French society. Now let's take the second state, that is the nobles class. The second state included nobles, और you can say that कि दूसरा वर्ग जो था वो आपका रईसों का वर्ग था, यानी कुलीन वर्ग था। नाउ दिस नोबल, इसमें ये था बच्चों कि इनका जो स्थान था वो बड़े पादरियों के नीचे था, लेकिन फिर भी ये वर्ग जो था वो भी सुविधाभोगी था। अब प्रशासन, सेना, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति इसी वर्ग से की जाती थी, और इनके हाथों में शक्ति और धन दोनों थे। इनके पास जो है वो फ्रांस की कुल भूमि का जो है 1/5 हिस्सा, यानी 1/5 हिस्सा जो है वो होता था, और 1/5 पार्ट ऑफ द लैंड जो फ्रांस का था वो इनके हाथ में था। दूसरी चीज़ ये कि ये आलिशान महल, बाग बगीचे इनके अंडर में थे, इनके हाथों में थे, और इन्हें राज्य की ओर से उपहार भी दिए जाते थे। समाज में इनका काफ़ी सम्मान था, और इन्हें माय लॉर्ड या योर ग्रेस जैसे सम्मानजनक शब्दों के साथ इनको संबोधित किया जाता था, इन्हें बुलाया जाता था। और बच्चों ये क्लर्गी के समान, यानी पादरियों के समान ये वर्ग भी, ये नोबल्स क्लास भी, ये कुलीन वर्ग भी राज्य को कर नहीं देता था, और इनका ज़्यादातर समय था, इनका अधिकांश समय जो होता था बच्चों वो भोग विलास और राजा की ऑयलिंग या बटरिंग में या चाटुकारिता में व्यतीत होता था। तो ये था आपका नोबल्स क्लास। अब ये इसमें हम कह सकते हैं कि इट मीन्स दैट कि you can say however they are, noble class was lower than the clergy class, but they also enjoyed a luxurious life, and appointments of army judicial officers were made from this class only, and they had both wealth and power.
and also they had 1/5 part of the land of France, and they also got many gifts from the king only, and they were highly respected in the society, in the French society, and they addressed as like honorable words like my sir and your grace, because they had high respect in the French society. And like clergy, they also did not pay any taxes to the king, and they spend their most of the time they spend in the luxurious life and oilness to the king. So the clergy, the noble class, also enjoyed a luxurious life in the French society. Now, children, this noble class was also divided into two groups, the court nobles and the provincial nobles. हम इसको कह सकते हैं कि, या हम कह सकते हैं, द फर्स्ट इज नोबल्स बाय बर्थ एंड सेकेंड इज नोबल्स बाय रो. यानी ये जो नोबल क्लास था, ये कुलीन वर्ग था, दो वर्गों में विभक्त था, यानी विभाजित था. पहला था जन्मजात कुलीन, नोबल्स बाय बर्थ, और दूसरा था ओहदेदार कुलीन, यानी नोबल्स बाय रो. अब जो जन्मजात कुलीन थे, जो नोबल्स बाय बर्थ थे, वे जो जन्मजात कुलीन थे, जो नोबल्स बाय बर्थ थे, वो बड़े कुलीन राज दरबार से जुड़े हुए थे. ये लोग जो जन्मजात कुलीन थे, यानी जो ये नोबल्स बाय बर्थ थे, वो राजा से जुड़े हुए थे. वे वर्साय में राजा के निकट रहते थे, और इनके पास बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती थीं, संपत्ति होती थी, पर वे स्वयं वहाँ नहीं रहते थे. इनके पास प्रॉपर्टी, जागीरदारें बहुत होती थीं, लेकिन ये पैलेस, यानी वर्सलेस के पैलेस में इंजॉय करते थे लाइफ को, या बहुत लग्जरियस से, विलासिता से रहते थे. और चूँकि इनकी ज़िम्मेदारियों का प्रबंध इनके कर्मचारी देखते थे, इसलिए ये जो है हमेशा जो है वो एब्सेंट होते थे, या ये कह सकते हैं कि, या हम कह सकते हैं बच्चों कि ये कभी भी जो है वो वहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी बहुत थी, ज़मीनें बहुत थी, बड़ी ज़मींदारों के मालिक थे, लेकिन ये कभी अपने लैंड या अपनी भूमि पे जाते नहीं थे, और उनको देख रेख के लिए अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर्मचारी होते थे. इसीलिए ये अनुपस्थित ज़मींदार कहलाते थे. इट मीन्स दैट यानी कह सकते हैं कि द नोबल क्लास was divided into two groups, that is the nobles by birth and nobles by rote, या you कह सकते हैं कि nobles, court nobles and provincial nobles. So here the court nobles did not pay any tax to the king, यानी उन्हें कोई राजा को कर नहीं देना पड़ता था. द कोर्ट नोबल्स लिव्ड इन पॉम्प एंड लग्जरी, ये बहुत ही रईस और विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे. और दे डिड नॉट पे एनी हीड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द एरियाज़, यानी ये अपने क्षेत्रों के आम लोगों की समस्याओं के प्रति कोई भी ध्यान नहीं देते थे. नाउ द प्रोविंशियल नोबल्स, द सेकेंड टाइप ऑफ नोबल क्लास वॉज प्रोविंशियल नोबल्स, और यू कैन से दैट कि नोबल्स बाय रोप, यानी दूसरा जो आपका कुलीन वर्ग का दूसरा हिस्सा था, वो थे आपके ओहदेदार कुलीन, यानी नोबल्स बाय रो. ये छोटे कुलीन थे, ये अपनी ज़मींदारी में देहातों में रहते थे, और इन्हें देहाती ज़मींदार कहा जाता था. एंड धन और सम्मान और अधिकारों में ये बड़े कुलीन से कमतर थे. और ये ओहदेदार जो कुलीन थे, वो राजा की कृपा प्राप्त कर सम्मान और पद पाते थे, और इनको भी प्रशासनिक पदों पे नियुक्ति भी इनकी होती थी. यानी ये भी राजा की कृपा पाते थे, और इनको भी जो है वो सम्मान मिलता था, और ये प्रशासनिक पदों में इनकी भी नियुक्ति होती थी. यद्यपि कुलीनों में ये यहाँ पे जो है ये कुलीनों यानी ये जो नोबल्स क्लास था, ये कुलीनों में भी थोड़ा सा विभेद था, यानी इसमें डिस्क्रिमिनेशन था, और इनका आपस में कुछ मनमुटाव भी था इसमें. और लेकिन फिर भी सर्वसाधारण वर्ग की तुलना में, यानी जो साधारण वर्ग था, जो मिडिल क्लास था, जो थर्ड स्टेट था, उसकी तुलना में इनके जो अधिकार थे, इनको ज़्यादा अधिकार दिए गए थे. जैसे थर्ड स्टेट के जो लोग थे, जिसमें मजदूर, किसान और आर्टिशंस और लोअर क्लासेस ज़्यादा था बच्चों, उसके कंपैरिजन में इनको जो है वो अधिकार इनको प्राप्त थे. और यू कैन से दैट कि
ये जो इनका ये था, जो ये छोटे थे, नोबल्स बाय रोब लिव्ड इन विलेजेस एंड दे वर कॉल्ड, कह सकते हैं ना, ज़मींदार, लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज, एंड दे वर लेस नोन फॉर their रिस्पेक्ट एंड राइट्स in comparison to the nobles, any court nobles or nobles by birth, but they also got honor and respect and high post in administration. So here they were, however, there were many differences between court nobles and provincial nobles, but they also enjoyed maximum rights in the French society. यानी इनको जो है, ये कहते हैं कि ये जो है द प्रोविंशियल नोबल्स जो थे पेड दे, और इनफैक्ट एंड दिस प्रोविंशियल नोबल्स एंड दिस टाइप ऑफ नोबल्स, ये जो नोबिलिटी की क्लास थी बच्चों, दे पेड देयर अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. इससे पहले जो कोर्ट्स नोबल थे वो दे डिड नॉट पे एनी अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ देयर कॉमन पीपल ऑफ देयर एरिया. सो ये जो प्रांतीय महान जो ये नोबल्स थे, जो प्रांतीय नोबल्स थे, वर्ग था, यानी ये जो थे वर्ग थे, ये लोगों की समस्याओं के प्रति वो ध्यान देते थे. एंड दिस प्रोविंशियल नोबल्स बाय रोब, यानी ओहदेदार जो नोबल्स थे, दे डिड नॉट इंजॉय द सेम प्रिविलेजेस एज द कोर्ट नोबल्स इंजॉय. यानी वो ये कह सकते हैं कि जो नोबल्स बाय बर्थ जो भी लग्जेरियस लाइफ जीते थे बच्चों, वो उतना मतलब थोड़ा कमतर थे, लेकिन फिर भी उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे. लेकिन इन कंपैरिजन टू द कोर्ट नोबल्स बाय बर्थ, उनको वो उससे थोड़ा कमतर थे. दे डिड नॉट पे, या कह सकते हैं दे डिड नॉट enjoy much luxurious life in comparison to the nobles by court nobles, या कह सकते हैं nobles by birth. Now children, we will stop here in today's lecture, and in next lecture we will continue this topic only, and we will discuss the next third state, the last state of the French society, that is the middle class. यानी हम अगले सेक्शन में, अगले लेक्चर में जो है बच्चों, वो सबसे लास्ट स्टेट जो है, तीसरा वर्ग जो है वो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो मध्यम वर्ग था, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड लिसन द वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. गुड बाय.